गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। परिश्रम क्लासेस झुंझुनू के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन बात करें अपने विषय जिसमें हम पढ़ रहे थे विशेषण। साथियों, पिछली कक्षा में विशेषण के जो भेद पढ़ रहे थे उन भेदों में से दो भेद पढ़ लिए थे। पहला भेद जो पढ़ा वो पढ़ा था गुणवाचक विशेषण, जिसके बारे में बार बार आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इसमें इम्पोर्टेंट बात जो आपने याद की वो याद किए थे पढ़ते। दूसरा भेद जो पढ़ा वो पढ़ा था संख्यावाचक विशेषण। इसके दो भेद पढ़े थे, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब आज की इस क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विशेषण का तीसरा और चौथा भेद। तीसरा परिमाणवाचक, चौथा सार्वनामिक, और ऐसे ही एक भेद अपन पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण। तो एक एनर्जेटिक मॉर्निंग के साथ अपन शुरुआत करें। पहले जो पढ़ के छोड़ा था वो मैंने बता दिया। अपनी ये परंपरा रही है कि कल क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा अवगत कराना, जिससे जो बच्चा कल की क्लास में नहीं जुड़ पाया उसके ये समझ में आ जाए कि अपन कहाँ से शुरू कर रहे हैं, इसे कैसे शुरू कर रहे हैं, और कल कितना हो गया, आज कितना होने वाला है। तो मैं शुरुआत करूँ। विशेषण का तीसरा भेद जो पढ़ रहे थे परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पहले भी आपके मन में एक भ्रम था, उसको मैंने दूर करने का प्रयास किया था। शब्द युग्म में आता है, एक आता है परिमाण और एक आता है परिणाम। शब्द युग्म एक ऐसी जादुई ताकत है जो परीक्षा में गलत होने का प्रमुख कारण है। हम उसका उच्चारण या वाचन सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। परिमाण को परिणाम पढ़ लेते हैं, परिणाम को परिमाण पढ़ लेते हैं। एक नंबर का प्रश्न जो पूछता है ये हमें बिल्कुल गलत नहीं करना है। परिमाण जो होता है माप तोल, और परिणाम जो होता है वो होता है नतीजा, रिजल्ट, जो अपना आज तक एग्ज़ाम देने के बाद आ रहा है, आता आया है, आता रहेगा। तो हम तीसरा भेद जो पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे परिणाम या परिमाण। परिमाण पढ़ लें, परिमाणवाचक विशेषण। ये परिमाणवाचक विशेषण पढ़ोगे इससे पहले आपको संख्यावाचक याद होना चाहिए। संख्यावाचक यदि आपके याद नहीं है तो परिमाणवाचक आप नहीं समझ पाओगे। साथियों, अपन ने बात की थी कि इस विशेषण में, कौन से में, परिमाणवाचक में, इस विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता स्वरूप नापतोल की इकाइयों को शामिल किया जाता है। याद रखना, गणनीय इकाइयां जो हैं या जिनकी गणना कर सकें वो किस में आती है, संख्यावाचक में। जैसे मैं कहूँ 5 बालक, 5 बालक 1000 रुपये, कई छात्राएं, थोड़े मकान। पहले इसको देखें, मैंने कहा कि जिनकी गणना कर सकें वो किस में आता है, संख्यावाचक में। लेकिन यहाँ अपने दिमाग में एक शर्त और रखनी है कि गणना कर तो सकते हैं लेकिन गणना नहीं की। गणना कर सकते हैं वो हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। गणना कर सकते हैं लेकिन गणना नहीं की वो हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। यहीं आप समझ जाओगे। 5 बालक, 1 2 3 4 5 गिन सकते हैं, ये हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 1000 रुपये, 1000 रुपये का मतलब 1000 ही है। कई हज़ार होता तो अनिश्चित होता, ये भी हो गया
निश्चित संख्यावाचक। छात्राएं गिन सकते थे लेकिन गिना नहीं, बोल दिया कई छात्राएं, इसलिए ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक। मकानों को गिन सकते थे लेकिन नहीं गिना, बोल दिया थोड़े मकान, ये भी हो गया अनिश्चित संख्यावाचक। तो संख्यावाचक विशेषण की जो शर्त थी वो यही थी कि इन्हें हम गिन सकते हैं। उसके बाद अपन याद रखेंगे कि गिन तो सकते हैं लेकिन नहीं गिना, गिन सकते हैं नहीं गिना वो अनिश्चित संख्यावाचक, और गिन सकते हैं पक्का पता वो निश्चित संख्यावाचक। सेम टू सेम यानी ऐसी की ऐसी स्थिति अपने विशेषण परिमाणवाचक की रहेगी। फर्क इतना ही है कि इसमें नाप तोल की इकाइयों को शामिल करते हैं, यानी जिनको नापते हैं या तोलते हैं। वही दो भेद इसके होंगे, एक होगा निश्चित परिमाणवाचक, एक होगा अनिश्चित परिमाणवाचक। यहाँ दोनों में आपके लिए इम्पोर्टेंट शब्द दर्जन शब्द को लेकर आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। मैं आपको 2 बार 3 बार मेरे पास जो भी साधन है उसे हाईलाइट करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि दर्जन शब्द ही एक ऐसा शब्द है जो इन दोनों में कंफ्यूज करता है, चाहे वो 2 दर्जन केले हो चाहे वो 2 दर्जन आम हो। देखो जैसे कहे कि उसने 2 किलो आम खरीदे, एक बात दोबारा है उसने 2 दर्जन आम खरीदे। यह प्रश्न जो दर्जन पर टिका हुआ है बहुत सी परीक्षाओं में आ चुका, और सबसे अधिक कंफ्यूजन का कारण यही है। अपन ये सोचेंगे कि आम तुलते हैं, तुलते क्या हो जाएगा परिमाणवाचक, लेकिन साथियों यहाँ तो होगा परिमाणवाचक, और यहाँ की बात की जाए तो यहाँ होगा संख्यावाचक। इसलिए मेरी आपसे एक ही विनती है कि इन दोनों भेदों में दर्जन शब्द आप जरूर दिमाग में रखें कि किलो है या दर्जन है। बात करें निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, बिल्कुल वही संख्यावाचक वाली बात है कि जिनकी माप तोल का हमें निश्चित पता हो, निश्चित परिमाणवाचक। जिनकी माप तोल अपन कर सकते हैं वो तो क्या हो गया परिमाणवाचक, लेकिन हमने उनकी माप तोल नहीं की, थोड़ा कुछ कई ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया, वो हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे मैं कहूँ कि हमारी गाय 5 किलो दूध देती है, हमारी गाय 5 किलो दूध देती है। और दूसरी बात मैं यही कहूँ हमारी गाय थोड़ा दूध देती है, हमारी गाय 5 किलो दूध देती है। दूसरा वाक्य हमारी गाय थोड़ा दूध देती है। सबसे पहली बात नाम आ गया दूध, तो दूध का नाम आते हमने देख लिया कि ये है तो नापने की इकाई, तोलने की इकाई, यानी इसे गिनेंगे नहीं, इसे क्या करेंगे तोलेंगे। तोलेंगे तो इन दोनों में ही अपन कहेंगे कि श्रीमान जी परिमाणवाचक तो है, लेकिन परिमाणवाचक के भेद की बात करें कि निश्चित है कि अनिश्चित है, ये निर्भर करेगा संख्या पर। 5 किलो पक्का है, ये तो हो गया निश्चित संख्यावाचक। थोड़ा यानी 1 किलो 2 किलो 10 किलो 11 किलो क्या पता थोड़े की, कोई को 1 किलो थोड़ा लगे, किसी को 100 किलो भी थोड़े लगे, इसलिए कह नहीं सकते। ये हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक। एकदम सरल है, बिल्कुल सरल है। यहाँ कंफ्यूज करता है दर्जन और किलो। देखो ऐसे दूसरे किसी उदाहरण की अपन बात करें और मैं आपको कहूँ राम का घर 7 किलोमीटर है, और या मैं कहूँ राम का घर पास ही है। वही बात है, एक है किलोमीटर, अपन क्या करते हैं गिनते हैं या नापते हैं, नापते हैं। 7 किलोमीटर है, बिल्कुल सरल है। ये तो बात हो गई निश्चित, इसलिए हो गया निश्चित
परिमाणवाचक। और पास का मतलब किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, आधे किलोमीटर कह नहीं सकते, ये हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक में शायद ही कोई आपके मन में कन्फ्यूजन रहा होगा। याद रखना है कि निश्चित और अनिश्चित की सदैव तुलना की जाएगी संख्यावाचक और परिमाणवाचक में। देखो मैं आपको एक बात और बताना चाहूँ, और पूरा पढ़ने के बाद इस बात को आप समझ जाओगे कि यदि हमें गलत करना है तो 2 ही कंडीशन लागू होती हैं। संख्यावाचक के साथ तो गलती होगी, वो होगी परिमाणवाचक की। मेरी बात को समझना कि यदि संख्यावाचक उत्तर होना है, हम गलत करेंगे तो उसका परिमाणवाचक ही करेंगे, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक नहीं करेंगे। और गुणवाचक विशेषण जो है इसके साथ गलती होनी है सार्वनामिक या संकेतवाचक की। याद रखना, इन दोनों में आपस में कंपटीशन है गलत करवाने का, इन दोनों में कंपटीशन है गलत करवाने का। हमारी जिद है कि गलत हम नहीं करेंगे। देखो सार्वनामिक के साथ तो गुणवाचक की तालमेल तारतम्यता क्यों बनी है कि ये गलत करवाता है, ये आपने अभी तक सार्वनामिक पढ़ा नहीं, पढ़ोगे तब कह दोगे, लेकिन आपने संख्यावाचक और परिमाणवाचक पढ़ लिया। इसे देखकर आप कह सकते हो कि वास्तव में संख्यावाचक के स्थान पर यदि गलत करते हैं तो अपन कौन सा करते हैं, परिमाणवाचक ही करते हैं। जैसे मैं आपको 2 प्रश्न दूँ और दोनों प्रश्नों के आपको दोनों तरफ ऑप्शनों सहित उत्तर देने हैं। पहला, थोड़ा दूध है, और दूसरा थोड़े रुपए हैं। लॉकडाउन में रुपए थोड़े रहेंगे। यदि आपको इसके ऑप्शन मिले, पहला मिले निश्चित संख्यावाचक, ये समझ जाना, दूसरा मिले अनिश्चित संख्यावाचक, तीसरा मिले निश्चित परिमाणवाचक और चौथा मिले अनिश्चित परिमाणवाचक। इधर भी ये ऑप्शन है, पहला निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक, तीसरा अनिश्चित संख्यावाचक और चौथा निश्चित संख्यावाचक। दोनिया को अंतर जो समझ लो, जो गुणवाचक विशेषण का 2 भेद गदे गलत कौन करोगो। याद रखना था कि दर्जन और किलो राज्यों की पेपर देखते हैं, या नहीं गलती करनी है कि किलो पूछकर दर्जन वाला उत्तर बताओ, दर्जन पूछकर किलो वाला उत्तर बताओ। देखो थोड़ा दूध है, दूध का नाम लेते पहले मैंने बताया, यहाँ पानी मिल जाए, तेल मिल जाए, घी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, यानी जिसको नापते हैं तोलते हैं वो इकाई मिल जाए, तो हमें दिमाग लगाना है कि ये है क्या, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में थोड़ा बताया है, 1 किलो 2 किलो 5 किलो होता तब तो होता निश्चित परिमाणवाचक, लेकिन ऐसा नहीं है तो अपना उत्तर हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। इधर थोड़े रुपए हैं, उन रुपयों को गिन सकते थे लेकिन नहीं गिना, बता दिया थोड़े रुपए हैं, रुपए हैं, गणना गणनीय इकाई आ गई तो ये हो गया संख्यावाचक, थोड़े हैं तो अनिश्चित संख्यावाचक। यहाँ एक नोट जरूर लिखोगे आप, वो है कि गणनीय इकाइयाँ सदैव संख्यावाचक में व नाप तोल सदैव परिमाणवाचक विशेषण में आता है। बहुत अधिक इन्हीं की चर्चा करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आप भी ये सोचोगे जब समझ ही गए तो बार बार इन्हें समझाने की आवश्यकता क्या है, इसे आप नोट कर लो। अब हम पढ़ेंगे विशेषण का चौथा भेद, सार्वनामिक विशेषण, जिसका दूसरा नाम संकेतवाचक विशेषण भी होता है। ये इन तीनों विशेषणों से सरल है, लेकिन इसमें एक शर्त है, यानी इस प्रकार के वाक्य अपनी एक शर्त के साथ आएंगे और जहाँ इस शर्त को पूरा करेगा वो होगा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। देखो
दो नाम हैं सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। शर्त क्या है कि संज्ञा शब्दों से पहले यदि सर्वनाम शब्द प्रयुक्त कर दिए जाएं वह वाक्य में किसी विशेषता का उल्लेख किया गया हो। साथियों, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होता है बहुत सरल है। साथ ही मैंने बताया कि सार्वनामिक और गुणवाचक, ये गलती करवाएंगे। देखो कैसे करवाएंगे। जैसे मैं कहूँ कि यह बालक सुंदर है और वाक्य आ जाए बालक सुंदर है। अब देखो, अपनी जो परिभाषा थी वो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा ये कहती थी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता स्वरूप उसके गुण, दोष, अच्छाई, बुराई, आकृति, प्रकृति, रूप, रंग का वर्णन किया जाए, वहाँ होगा गुणवाचक। लेकिन सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा आपसे ये कहेगी कि संज्ञा शब्दों से पहले यदि सर्वनाम लग जाए और वाक्य में किसी विशेषता का वर्णन किया जाए तो वहाँ होगा सार्वनामिक विशेषण। मैंने दो वाक्य लिखे हैं, दोनों वाक्यों को परिभाषा के आधार पर आप आसानी से बता सकते हो कि कौन से में सार्वनामिक है और कौन से में गुणवाचक है। देखो, संज्ञा शब्दों से पहले, शर्त सुनना कि संज्ञा शब्द होना चाहिए, उससे पहले होना क्या चाहिए, सर्वनाम, और साथ में कोई ना कोई विशेषता का उल्लेख उस वाक्य में जहाँ किया जाता है वहाँ सार्वनामिक होगा, अन्यथा गुणवाचक विशेषण रह जाएगा। देखो, बालक क्या है, संज्ञा, यहाँ भी बालक क्या है, संज्ञा। सुंदर क्या है, विशेषण, यहाँ भी सुंदर क्या है, विशेषण। लेकिन संज्ञा शब्दों से पहले यदि क्या हो, सर्वनाम हो। ऊपर लिखा है संज्ञा शब्दों से पहले क्या हो, सर्वनाम हो, और वाक्य में किसी विशेषता का उल्लेख किया जाए, वहाँ उत्तर क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। समझ गए। यदि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, उसके गुण, दोष, आकृति, प्रकृति का वर्णन किया जाए, वहाँ विशेषण होगा गुणवाचक विशेषण। बताओ इससे सरल क्या हो सकता है। एक उदाहरण आपको और समझाएं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, और दूसरा यह मेरी पुस्तक है। आ लो, कहते गुरु जी सार लो और खींच लो, एक ही काम हुआ है। बात थारी सही है, सार लो और खींच लो एक ही काम हुआ है, लेकिन वो सार लो और खींच लो एक काम हुआ ऑफलाइन क्लास में। ऑनलाइन क्लास में आप सार लेना खींच लेना दो करांगा, बार बार ऑफलाइन पढ़ाना आप मतलब बार बार कुछ सार लो और खींच लो, काम एक ही होना है। लेकिन बट्ठे आप आराम समझ सकें कि एक ही कहना है। यहाँ आप इस वाक्य को समझोगे, इसमें एक में सार्वनामिक है और एक में संकेतवाचक संज्ञा है कि संज्ञा ये वो क्या कर रही है, संकेत कर रही है। संज्ञा के तीन ही भेद हैं, संकेतवाचक संज्ञा का कोई भेद नहीं है। लेकिन फिर भी यदि दिक्कत आई जाए और पूछ ही बैठे तो अपन संकेतवाचक संज्ञा बता सकते हैं। कहने का मतलब है खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन सार्वनामिक विशेषण नहीं कर सकते। देखो, यह पुस्तक मेरी है, यह मेरी पुस्तक है। अब बूढ़िया कहने क्या मैं पढ़ा, इन न पढ़ा तो कोई न पढ़ा तो खाई, गलत होना ही होना है, बात यहाँ क्या गया। लेकिन धैर्य सबसे बड़ी पूंजी है। धैर्य के साथ जो आदमी काम करेगा वो सफल तो हो, लेकिन असफल नहीं होगा। जहाँ है वहीं का वहीं रह जाएगा। यदि धैर्य किया अपन ने, धीरज से इसको समझने का प्रयास किया, तो या तो अपन सही कर लेंगे, और सही भी नहीं करेंगे तो उसे छोड़कर आ जाएंगे, माइनस में नहीं जाएंगे। और गलत करने से बेहतर है कि उसे नहीं करें। लेकिन दिक्कत यह पता नहीं चलता कौन सा गलत है कौन सा सही है।
इसी के लिए बार बार अभ्यास ज़रूरी है। पुराने पेपरों को देखें, अनसोल्ड पेपर आते हैं उनको देखें, या फिर कहीं से भी जहाँ भी आज हमें हाथ लगे, मौका लगे, वहाँ से पढ़ना शुरू करें। पढ़ाइए को ज़रूरी नहीं कि आप रीट की तैयारी कर रहे हो, SI की तैयारी कर रहे हो तो 9वीं 10वीं की व्याकरण से सीखो। सीखने के लिए 3rd क्लास की व्याकरण भी बहुत है, उसमें बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमारी पढ़ी हुई हैं लेकिन याद नहीं है। दोबारा उनको आराम से पढ़ेंगे तो लेवल से नीचे की बात रह गई, तुरंत उसको पकड़ जाएंगे। ये एक प्रकृति होती है आदमी की। 8th क्लास वाला बच्चा 7th क्लास वाले बच्चे को खूब ज्ञान देगा कि तू ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ये कर ले, वो कर ले। क्यों? जो 7th में जब तू था तब तूने क्या किया था। लेकिन अब उसका लेवल बढ़ गया, उसका विश्वास बढ़ गया, उसका धैर्य बढ़ गया, वो ज्ञान देगा, छोटे वाले को मानना पड़ेगा। तो यही बात अपने साथ लागू होती है। जहाँ भी मौका मिले, जैसी भी पुस्तक मिले, चाहे वो सामाजिक ज्ञान की हो, चाहे वो विज्ञान की हो, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो उससे कुछ ना कुछ ग्रहण करो। उसका तिरस्कार मत करो, उसका अपमान मत करो, उसकी बेइज्जती मत करो कि ये तो 3rd क्लास की बुक है, इससे मैं क्या पढ़ूंगा। अरे नहीं, कुछ भी पढ़ सकते हो, पढ़ने वाले कहीं से पढ़ सकते हैं। कहते हैं कि बुजुर्ग लोग तो ये नेता वगैरह जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये थे तो रोड की लाइटों के नीचे पढ़ लेते थे, लेकिन कई आदमी खाते टाइम लाइट ही गुन्या। अब मोटिवेट होया, बठिया भाई बात को पतन कर दियो। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि लाइट थी या नहीं थी, हमें मतलब है कि हाँ वास्तव में जब लोग कहते हैं तो उन्होंने वहाँ से कुछ ना कुछ ग्रहण किया था, और हमें भी हर जगह से कुछ ना कुछ ग्रहण करना चाहिए। छोटा बच्चा यदि बाहर खड़ी जिसको बोलते हैं कै ख गढ़ कै का जो लिख रहा है, उससे भी हम सीख सकते हैं कि इसकी ख की बनावट कैसी है, इसने ङ को कैसे लिखा है, ये अड़े बोल रहा है, ङ बोल रहा है। आपा आज भी आपा अड़े बोलाना, यहाँ लिखाना, जबकि कै का पंचमा अक्षर ये गलत है, कै का 5वां ये होता है, ङ इसका उच्चारण होता है, आधा ङ और ग ङ, यानी नाक की सहायता से बोलते हैं। यहाँ से भी सीख सकते हैं, लेकिन उस बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देते। अपने ख की बनावट आज भी ये आएगी, जबकि ख की बनावट ये कहती है कि मिला होना चाहिए। यहाँ से भी हम सीख सकते हैं, आदमी सीख कहीं से भी सकता है। पत्थर के पास बैठकर भी आदमी शिक्षा ले सकता है कि दिन भर धूप में रहकर, गर्मी सर्दी बरसात में रहकर यह एक रस रहता है, ना मुस्कुराता है ना रोता है। इसकी ज़िंदगी में इसको क्या मिल रहा है? अगर मुझे कुछ नहीं मिल रहा तो कम से कम अब पत्थर से भी कुछ ना कुछ सीख लूँ। चलती बस से भी अपन सीख सकते हैं कि निरुद्देश्य से अपने मालिक के लिए कहाँ तक दौड़ती जाएगी, कभी इसको धोखा नहीं देती है। तो मैं भी मेरे कर्तव्य के पीछे मेरे माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए दौड़ता जाऊँ। चलो इन बातों से बाहर आए, इनका कोई अंत नहीं है। यह पुस्तक मेरी है। आपको पता है कि संज्ञा शब्दों से पहले देखो ये क्या है, संज्ञा। ये भी क्या है, एक बार इसको मिटा दूँ मैं, फिर आप अच्छे से समझोगे। देखो ये क्या है, पुस्तक संज्ञा। यहाँ भी पुस्तक है संज्ञा, लेकिन यहाँ यह भी सर्वनाम है, मेरी भी सर्वनाम है। यहाँ यह सर्वनाम है, यहाँ यह सर्वनाम पुस्तक के ठीक बाद पहले आ रहा है। यह भी एक शर्त है कि संज्ञा शब्दों से ठीक पहले होना चाहिए। इसके लिए मैंने वाक्य लिखा है। इन दोनों में यदि अपन कहें तो ये है सार्वनामिक विशेषण, और इसे अपन नाम दें तो इसे नाम देंगे संकेतवाचक संज्ञा। कि ये संज्ञा जो है ये सर्वनाम की सहायता से एक इशारा कर रही है कि मेरी है, और यह विशेषता बता रहा है पुस्तक की कि यह मेरी पुस्तक है और यह मेरी पुस्तक है। दो बातें हो गई, यहाँ बल पुस्तक पर है और यहाँ बल मेरे पर है। तो संज्ञा की विशेषता सर्वनाम के द्वारा प्रकट की जाए, वहाँ क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। जैसे मैं कहूँ आपको और कोई उदाहरण की बात करें तो मैं कहूँ उद्यान सुंदर है, और एक मिल जाए वह उद्यान सुंदर है। अब आप एक ही मिनट में पकड़ जाओगे, लेकिन परीक्षा में से भूल जाएंगे। संज्ञा की विशेषता गुणवाचक विशेषण, संज्ञा की विशेषता, लेकिन संज्ञा से ठीक पहले सर्वनाम हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। तो आप इस परिभाषा को जरूर नोट करें। परिभाषा ये कहती है कि संज्ञा शब्दों से ठीक पहले यदि सर्वनाम शब्द लगकर उसकी विशेषता को प्रकट करें तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है, और संज्ञा से पहले या बाद यदि विशेषण ही हो तो वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। इसीलिए मैंने आपको समझाया था कि सार्वनामिक और गुणवाचक में गलती होती है, परिमाणवाचक और संख्यावाचक में गलती होती है। अब विशेषण का जो पांचवा भेद रह गया उसकी छोटी सी अपन चर्चा करेंगे, वो है व्यक्तिवाचक विशेषण।
व्यक्तिवाचक विशेषण। चाहे इसका टॉपिक मिलेगा संज्ञा से विशेषण बनाना, यानी संज्ञा शब्दों का विशेषण रूप। इसमें क्या होता है कि स्थान विशेष की प्रसिद्धि के कारण स्थान विशेष की प्रसिद्धि के कारण या किसी के साथ जुड़ी कोई प्रसिद्धि के कारण वो वस्तु उस स्थान के नाम से जानी जाएगी। या फिर दूसरी परिभाषा अपनी याद रखेंगे कि प्रत्ययों का प्रयोग। देखो मैं सबसे पहले बात करूं अपनी राजधानी जयपुर किसकी है? राजस्थान की। और अपन किस देश के निवासी हैं? भारत की। जयपुर, राजस्थान, भारत तीनों क्या हैं? संज्ञा। लेकिन यहाँ अपन लोग जोड़ दें और किसी भी प्रत्यय का प्रयोग कर दें। जयपुर को जयपुरी, राजस्थान को राजस्थानी, भारत को भारतीय। तो अब इन लोगों की विशेषता क्या हो गई कि ये जयपुरी लोग हैं, ये राजस्थानी लोग हैं, ये भारतीय लोग हैं। साथियों, लोग क्या है? संज्ञा। लोग क्या है? संज्ञा। इस संज्ञा की विशेषता भारतीय, इस संज्ञा की विशेषता राजस्थानी, इस संज्ञा की विशेषता जयपुरी। शर्त क्या थी कि चाहे वो संज्ञा हो और चाहे वो सर्वनाम हो, इनकी विशेषता बताएगा वो कहलाएगा क्या? विशेषण। इसीलिए विशेषण का पांचवा भेद व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। जैसे साफा और साफे की विशेषता क्या है? जोधपुरी। व्यक्तिवाचक। समझ गए? जैसे अपन बात करें मूंग, मूंग की विशेषता, मूंग कौन से हैं? बीकानेरी। कौन सा हो गया? सार्वनामिक। यदि स्थान विशेष की प्रसिद्धि के कारण जिसकी विशेषता प्रकट की जाए वो व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। भैंस कौन सी? नागौरी। बैल कौन से? नागौरी। ऊंट कौन से? बीकानेरी। ऐसे आ जाएं तो वहाँ अपन सार्वनामिक विशेषण करेंगे। बशर्ते कहना ये चाहूँगा कि आज तक किसी परीक्षा में ऐसा पूछा नहीं गया है। परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन किसी ना किसी कंपटीशन बुक में आपको ये सब मिल जाएगा। अब विशेषण को लेकर अपना एक छोटा सा बिंदु रहा है, वो रहा है विशेषण की अवस्थाएं, जो अपन अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ठीक लगे, एक पढ़ाए एक को, आगे बढ़ाए देश को, परंपरा का पालन करें तो वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।